हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भांगर क्लासेस। कैसे हैं आप? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री मीन्स होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्डों से मिलकर बना हुआ होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स। तो वो वर्ड्स हैं ट्राई, गॉन, मैट्रॉन। ट्राई मीन्स होता है 3, गॉन मीन्स होता है साइड्स और मैट्रॉन मीन्स होता है मेजर। जहां 3 साइड को मेजर किया जाता है दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो यहां पे 3 साइड की बात की जा रही है। तो हम जानते हैं कि 3 साइड किस में होती हैं? 3 साइड होती है एक ट्रायंगल में, मतलब ट्रायंगल को मेजर करना, ट्रायंगल को मापना। तो ट्रायंगल को मेजर कैसे किया जाता है? ट्रायंगल को हम मेजर कैसे कर सकते हैं? तो ट्रायंगल को मेजर करने के लिए कुछ बेसिक पैरामीटर का यूज किया जाता है। तो हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में जो बेसिक पैरामीटर हैं वो हमारे पास हैं 3 साइड और 3 एंगल। 3 साइड में ए बी साइड है, बी सी साइड है और सी ए साइड है। और एंगल हमारे पास एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है। तो हमें इसका मतलब ये है कि हमें एंगल और साइड का यूज ट्रिग्नोमेट्री में करना है। और एक ट्रायंगल में एंगल और साइड को लेकर ही हमें अपनी ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना है। इसका मतलब हमें यहाँ ये भी समझ में आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें ओनली ट्रायंगल से ही डील करनी है, ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना है, ट्रायंगल के बारे में ही जानना है, ट्रायंगल के बारे में ही हमें डिस्कस करना है। लेकिन किस टाइप के ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करना है ये हमें अभी जानना है। हमें इतना तो क्लियर हो गया कि हमें ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, समझना है। और ट्रायंगल में क्या पढ़ना है? तो ट्रायंगल पढ़ना है हमें साइड्स और एंगल के बारे में। और ट्रायंगल में साइड और एंगल्स को लेकर ही हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। लेकिन अब बात ये आती है कि ट्रायंगल किस टाइप का ट्रायंगल होना चाहिए। तो चलिए इसे भी हम समझ लेते हैं कि हम ट्रायंगल में किस टाइप के ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ग्राउंड लेवल पर एक बिल्डिंग है ए बी एक बिल्डिंग है जिसका टॉप ए है और उसका जो बॉटम है वो बी है। और एक पॉइंट सी से इसके टॉप और बॉटम को देखा जा सकता है। तो बॉटम से इस पॉइंट सी की जो डिस्टेंस है, सपोज कर लीजिए यहां पे 12 मीटर है। ठीक है, और इस पॉइंट सी से इसके टॉप को देखा जा सकता है और ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री एंगल बनाता है? 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं, इस बिल्डिंग की हाइट हम फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है सर इसकी बिल्डिंग हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो इसका हम आपको कारण बताएंगे कि कैसे फाइंड करते हैं। अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कि एक लड़का एक बिल्डिंग की छत पर खड़ा है, यहां पे छत पर खड़ा हुआ है ए पर। एक लड़का इस बिल्डिंग की छत पर खड़ा हुआ है और इसका बॉटम बी है और वो जमीन में पड़े हुए इस स्टोन को देखता है। ठीक है, जमीन में पड़े हुए इस स्टोन को देखता है। तो यहां से भी हम स्टोन की इस बिल्डिंग के बॉटम से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और ए से सी की डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो बात आती है सर कैसे फाइंड कर सकते हैं, किससे फाइंड कर सकते हैं? ये इसका कारण हम आपको बताएंगे अभी। एक और एग्जांपल समझिए अभी। मान लीजिए कि ग्राउंड लेवल पर एक लड़का खड़ा है और यहां पर एक बलून उड़ रहा है। ठीक है, वो इसको देखता है, इसका पॉइंट हो गया ए, इसे हम दे देते हैं बी और ग्राउंड लेवल से इसकी जो डिस्टेंस है
वो है सी। तो यहाँ से हम बलून बोल दीजिए या काइट, कुछ भी आप यहाँ पे से ले सकते हैं। तो यहाँ से हम ए से बी की डिस्टेंस, ए की सी के डिस्टेंस और बी से सी के डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो बात आती है सर ये सब डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो ये सब हम ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ कर हम इन सब की हाइट, डिस्टेंस और लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर इसकी हाइट फाइंड कर सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर इसकी डिस्टेंस, इसकी लेंथ, इसकी हाइट, बिल्डिंग की हाइट फाइंड की जा सकती है। इसके लेंथ फाइंड कर सकते हैं, इसकी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, इसकी डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये सब किसके यूज़ से हो सकता है, किसकी हेल्प से हो सकता है? ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम इन सब की डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बिना टेप की यूज़ से, बिना टेप की यूज़ कर, ठीक है ना, मतलब हम टेप का यूज़ किए बिना बिल्डिंग की हाइट, लेंथ, डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। और ये सब किससे हो पाएगा? ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हो सकता है। ये सब क्लियर हुआ? तो अब बात ये आ रही थी कि हमने ये आपसे बात किया था कि हमें ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करना है। तो हमें ये क्लियर किया कि हमें ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करना है, ट्रायंगल के बारे में डील करनी है, ट्रायंगल से रिलेटेड हमें चीज़ों को समझना है। हमें ये समझना था किस टाइप के ट्रायंगल के बारे में हमें पढ़ना है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब जो ट्रायंगल के बारे में आपने अभी डिस्कस किया, समझा, तो आपको ये ट्रायंगल किस शेप में नज़र आ रहे हैं? तो आपको यहाँ पे जो ट्रायंगल नज़र आ रहा है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप सब देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमें राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नज़र आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में हमें ओनली राइट एंगल ट्रायंगल से ही डील करनी है, इसके बारे में ही पढ़ना है। और इस राइट ट्रायंगल में एंगल और साइड के बारे में पढ़ना है, एंगल और साइड के बारे में हमें समझना है। एंगल और साइड के बिटवीन में हमें रिलेशन को डेवलप करना है, रिलेशन को निकालना है कि इसमें के बिटवीन में रिलेशन क्या होती है। क्लियर हुआ? सबसे पहले आपने ट्रायंगल समझा, ट्रायंगल में क्या होता है ये आपने पता किया। अब हमें ये पता करना था किस टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, तो कुछ एग्जांपल के थ्रू समझा हमने कि किस टाइप के ट्रायंगल को हमें पढ़ना है। तो हमें ये समझ में आया कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमें पढ़ना है, समझना है और इसके बारे में डिस्कस करना है। और इसमें हमें राइट ट्रायंगल में हम क्या पढ़ना है? एंगल और साइड के बिटवीन में रिलेशन कैसे निकालना है और उसमें हम साइड और एंगल को लेकर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमें ये समझना है। क्लियर हुआ? तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राइट ट्रायंगल से ही। तो राइट ट्रायंगल को मैं आप क्या जानते हैं पहले ये समझ लीजिए। एक राइट ट्रायंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं ABC, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। राइट ट्रायंगल के बारे में आप क्या जानते हैं पहले हमें ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसे रिलेशन क्या होता है ये देखेंगे। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि एक राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम इसे राइट ट्रायंगल बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और दो एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है, जिसका सम 90 डिग्री होता है। जिसका सम कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। ये बात आप जानते हैं। दूसरी बात आप कौन सी जानते हैं कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जाता है। मींस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये दो चीज़ों से आप परिचित हैं, ये दो चीज़ों के बारे में आप जानते हैं कि दो एक्यूट एंगल का सम 90 डिग्री होता है और इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया जाता है। अब पाइथागोरस थ्योरम से भी अगर बात की जा रही है, अगर पाइथागोरस यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, निकल के आया है, तो थोड़ा बहुत पाइथागोरस के बारे में समझ लें हम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज़ किया जाता है? पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास 3 साइड होती है, हमें इतना क्लियर है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ इसलिए किया जाता है कि यदि हमारे पास 2 साइड हो और 3 साइड हमें पता ना हो तो हम इस पाइथागोरस थ्योरम के यूज़ से हम तीसरी साइड को फाइंड कर सकते हैं। कोई भी 2 साइड हमें फाइंड हो, कोई भी 2 साइड हमें गिवन हो और थर्ड साइड हमें निकालनी हो, तो हम पाइथागोरस की हेल्प से उस थर्ड साइड को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ये हमने अभी तक 9th क्लास में इसका यूज़ किया है। क्लियर है? अब इसे हम समझेंगे 10th क्लास में इसका क्या यूजेस है। क्लियर है? तो अभी हम फिलहाल ट्रायंगल के बारे में इतनी 2 चीज़ जानते हैं, लेकिन हमने अभी तक साइड और एंगल के बिटवीन में रिलेशन को नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है। ये हम फर्स्ट टाइम है
जो कि हम रिलेशन जो कि हम साइड और एंगल के बीच में रिलेशन को पढ़ने जा रहे हैं, उसमें उसके बारे में जान रहे हैं हम। ये हमारा फर्स्ट टाइम है, ठीक है। तो चलिए इससे अब समझते हैं कि एंगल और साइड के बिटवीन में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने देखा कि दो एक्यूट एंगल का सम 90 डिग्री होता है और पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। इस राइट एंगल के हम दो चीज जानते हैं। तो इस एंगल और साइड को मिलाकर जब मिलाया जाएगा या मिलाकर हमें इनके बिटवीन में क्या निकालना है, रिलेशन को फाइंड करना है। चलिए अब तो इसी को समझते हैं, रिलेशन निकाल के देखते हैं। तो इसके बिटवीन के रिलेशन को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसे भी, जिससे आपको क्लियरली समझ में जाएगा कि एंगल और साइड में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। मान लीजिए कि ग्राउंड में एक टावर है, ए भी एक क्या है, टावर है, जिसे पॉइंट सी से इसके टॉप को देखा जाता है और इसके बॉटम को भी, बी को देखा जा सकता है, ठीक है। और यहां भी जो फिगर बन रहा है ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, जो क्या है 90 डिग्री का होता है। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एंगल और साइड के बिटवीन में क्या रिलेशन होता है, ये हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि रिलेशन कैसे डेवलप किया जाता है। और उसकी हेल्प से ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझेंगे। किस समझेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, ठीक है। सबसे पहले समझ लें हम कि एंगल और साइड के बिटवीन में क्या रिलेशन होता है, एंगल और साइड में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक टावर को हम पे ड्रॉ किया। टावर का टॉप हो गया ए, उसका बॉटम हो गया बी, इसे पॉइंट सी से दिखा जा रहा है। और हमने देखा कि जो फिगर बना है हमारे पास, जो डायग्राम बना है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में नजर आ रहा है हमें, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, दो एक्यूट एंगल होते हैं। दो कौन से एंगल होते हैं इसमें, एक्यूट एंगल होते हैं। क्लियर हुआ। तो अब इसमें समझते हैं हम कि यहां पर BC जो डिस्टेंस है इसे बेस कहा जाता है, AB इसे परपेंडिकुलर कहा जाता है और AC इसे हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। क्लियर हुआ इतना, ठीक। और यहां पे हमें एंगल C बनता हुआ नजर आ रहा है और एंगल A जो एक्यूट एंगल है। सपोज कर लीजिए कि इसके जस्ट पीछे एक और टावर है जो कि इस टावर से बड़ा है। इस टावर का नेम दीजिए D और E। ये टावर ऐसा बना हुआ है कि AC को आगे बढ़ाने पर, आगे बढ़ाया जाए तो ये E पॉइंट पर मिलता है, जो कि इस बड़े टावर का टॉप पॉइंट है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल जो हमें नजर आ रहे हैं, दोनों के दोनों ट्रायंगल एक राइट ट्रायंगल नजर आ रहे हैं। और दोनों में एक कॉमन बात नजर आ रही है, वो है क्या, कि दोनों में एंगल C कॉमन है, ठीक है। दोनों में एंगल C कॉमन है। तो यहां समझिएगा ध्यान से आप कि ट्रायंगल ACB में भी एंगल C है और ट्रायंगल ECD में भी क्या है, एंगल C है। तो दोनों में एंगल C हमें कॉमन नजर आ रहा है। इतना क्लियर हुआ। अब यहां पर दोनों जो ट्रायंगल हैं ये सिमिलर ट्रायंगल है। जो कौन सा ट्रायंगल है, सिमिलर। तो यहां पे सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे हम। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। मतलब इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है, मींस यहां पे बेस के अपॉन पर बेस, BC के अपॉन पर CD इक्वल परपेंडिकुलर के अपॉन पर परपेंडिकुलर, AB के अपॉन पर ED और हाइपोटेन्यूज के अपॉन पे हाइपोटेन्यूज,
तो आ जाएगा ए सी के अपॉन पर सी ई। ये टू ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बेस के अपॉन पर बेस, परपेंडिकुलर के अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज के अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इस एंगल सी के लिए हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर एंगल सी के लिए दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो दोनों में क्या रिलेशन होगा साइड के रेशो में। तो ये हमारे पास जो रेशो आया है साइड का, तो इसमें क्या रिलेशन है। हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अभी तो हमने दोनों ट्रायंगल के रेशो में क्या बताया है, यहाँ पे रिलेशन बताया है, लेकिन हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल के साइड और एंगल में रिलेशन देखना है। अभी हमने यहाँ पे सिमिलैरिटी थ्योरम के थ्रू यहाँ पे हमने साइड और यहाँ पे साइड में हमने क्या देखा है, यहाँ रिलेशन देखा है कि एक ट्रायंगल का बेस दूसरे ट्रायंगल के बेस के प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब इसके रेशो में होता है। और यहाँ पे सेकंड साइड का परपेंडिकुलर, फर्स्ट ट्रायंगल का परपेंडिकुलर सेकंड ट्रायंगल के परपेंडिकुलर के रेशो। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड साइड मतलब हाइपोटेनियस के अपॉन में हाइपोटेनियस। तो इनके जो रेशो हैं वो कैसे यहाँ पे इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अब इनके यूज से हमें ये देखना है कि एक ही ट्रायंगल की टू साइड, कोई भी टू साइड, एक ही ट्रायंगल की कोई भी टू साइड और एंगल में क्या रिलेशन है। चलिए अब इसे यहां समझते हैं। देखिए, पहले मैं इन दोनों साइड के रेशो को यूज कर रहा हूं, बी सी अपॉन में सी डी इक्वल ए बी अपॉन पे ई डी। ठीक है, और यहां पे मैं इसको इंटरचेंज कर रहा हूं, यहां से इन दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज किया जा रहा है। तो हमारे पास आ जाएगा, तो इसकी प्लेस में जाएगा ई डी अपॉन में सी डी इक्वल ए बी अपॉन में बी सी। देखिए आपको क्या रिलेशन समझ में आता है। ई डी ये ट्रायंगल का ई डी और सी डी मतलब परपेंडिकुलर और बेस, एक ही ट्रायंगल की बात की जा रही है, एक ही ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ई डी और एक ही ट्रायंगल का बेस सी डी, देख रहे हैं आप। और इस ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल का ए बी और इसका बेस बी सी। तो एक ही ट्रायंगल की टू साइड का जो रेशो है वो रेशो कैसे नजर आ रहा है, हमें इक्वल नजर आ रहा है। समझिए इसे अच्छे से। हमने ये दो साइड का यहां पे यूज किया, दो साइड की रेशो का यहां पे यूज किया, दो ट्रायंगल की साइडों का यहां पे रेशो का यूज किया, यहां पे हमने नोट किया। ठीक, और यहां पे हमने ये साइड का क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, यहां से इसे यहां रिप्लेस कर दिया, इसे यहां रिप्लेस कर दिया हमने। तो हमारे पास ये कुछ रेशो इस टाइप में आ गए। फिर हमने इसे चेक किया ट्रायंगल में, तो हमें ये समझ में आया कि एक ही ट्रायंगल की जो टू साइड का जो रेशो है वो दूसरे ट्रायंगल की टू साइड के रेशो के इक्वल हुआ। कैसा हुआ, इक्वल नजर आया। देख लीजिए आप कैसा नजर आ रहा है, इक्वल। मान लीजिए यहां पर एक और ट्रायंगल अगर ले लिया जाए, यहां पर एक और ट्रायंगल ले लिया जाए, इसे अगर मैं एफ और जी यहां पे शो कर दूं, तो ये भी एक राइट ट्रायंगल है, इसमें भी एंगल सी कॉमन है। तो यहां पर इसका परपेंडिकुलर और इसका जो बेस है ये भी हमें इन टू ट्रायंगल की साइड के रेशो की कैसा मिलेगा, इक्वल मिलेगा। कैसा मिलेगा, इक्वल। एफ जी के अपॉन पर आ जाएगा सी जी। कैसा मिलेगा रेशो, कांस्टेंट मिलेगा, इक्वल मिलेगा। ठीक है, और इन्हीं रेशो को लेकर हमें निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जहां पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़ेंगे, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। तो यहां पर जो हमने निकाला है ये टैन निकला है। मतलब मैं आपको रेशो के बारे में बताऊंगा। तो अगर यहां बात की जाए, ये टैन थीटा की या टैन 45 की, अगर यहां पे मान लीजिए कांस्टेंट एंगल 45 है, तो टैन 45 के लिए ये सभी रेशो जो हैं हमें इक्वल मिलेंगे। और ये बात आपको जब क्वेश्चंस करेंगे जब ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि टैन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैसे होता है। ठीक है ना, कि अभी हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब यही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं। ठीक है ना, ये तो पहला हो गया। अगर मैं इसे निकालना चाहूँ, अगर सेकंड निकालना, तो इन दोनों का यूज़ कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ए बी अपॉन में ई डी इक्वल ए सी अपॉन में सी ई। अब यहाँ पे इंटरचेंज कर दीजिए यहाँ पे, तो यह आ जाएगा सी ई अपॉन पे ई डी इक्वल
AC अपॉन पर आएगा AB। चलिए अब देखिए, आपको दूसरा साइड का रेशो मिलेगा उसी एंगल, उसी ट्राइंगल का। CE कहाँ है हमारे पास, ये CE है, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, और ये हो जाएगा ED, ये हो गया आपके पास हाइपोटेन्यूस, और ये हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर। देख लीजिए, CE हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर हो गया ED, तो इसका भी हमें यही मिलेगा। देख लीजिए AC ये हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर AB। तो देख लीजिए एक ही ट्राइंगल की टू साइड का जो रेशो है, सेकंड ट्राइंगल की टू साइड का रेशो कैसा मिला हमें, इक्वल। तो ये सेकंड जो रेशो आया हमारे पास, ये एंगल और साइड के बिटवीन में रिलेशन निकला है हमारे पास, और इन्हीं का यूज कर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को फाइंड करके आपको इनके बीच में रिलेशन बताएंगे। अब क्लियर है, इन्हीं का यूज कर हम अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, ये बात आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी जब वो रेशो आपको फाइंड हो जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस क्या होते हैं। तो अब ये बातें भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और आप इनका यूज कर आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को अब समझ लेते हैं। बस आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें कि अगर एक ट्राइंगल, मतलब जितने हमारे पास ट्राइंगल हो, अगर उसमें एंगल कॉमन हो तो उनकी साइड का जो रेशो होता है, वो रेशो कैसा मिलता है हमें, कांस्टेंट मिलता है, इक्वल मिलता है। कब, जब एंगल जो है हमारे पास ये कैसा हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, मतलब सभी के लिए कॉमन हो जाए। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि ट्राइंगल ABC में भी एंगल C है, CDEDC में भी एंगल C है, FGC में भी एंगल C है। तो एंगल C सभी के लिए कॉमन है, तो इसमें चेंजेस क्या हुआ, चेंजेस सिर्फ इसकी साइड ऑफ लेंथ में हुआ, साइड की लेंथ में बस चेंजेस आ रहा है, बाकी एंगल सबके लिए कॉमन है। तो ऐसा जब कभी भी होगा तो उसी ट्राइंगल की जो टू साइड का जो रेशो है, उसी ट्राइंगल की टू साइड का रेशो, दूसरी ट्राइंगल की टू साइड का रेशो, तीसरी ट्राइंगल की टू साइड का रेशो हमें कैसा मिलेगा, इक्वल मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। क्लियर हुआ, और इसी का यूजेस से हम अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं, इससे पहले हम एक राइट एंगल के एक्यूट एंगल के बारे में थोड़ा समझ लें। एक राइट एंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, AB और C। ठीक, स्टूडेंट इसे आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी का यूज़ कर अब आपकी मेन क्लास स्टार्ट हो रही है, समझ लीजिए। अब आपको इन्हीं का यूजेस कर आपको अब समझना है कि रेशोस क्या होते हैं, क्योंकि इन्हीं को आपको अप्लाई करना सीखना है। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझिएगा और अच्छे से। अब यहाँ पे हमारे पास पता है कि एंगल A और एंगल C यहाँ पर एक्यूट एंगल हैं, और एंगल B यहाँ पर एक राइट एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, और एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है और 0 डिग्री से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 90 डिग्री से कम होता है हम इसे क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस क्या होगा। तो एक बात आप फिक्स कर लें, वो है क्या कि हमने इसे 9th क्लास में प्रूव भी करके बताया है कि एक राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होती है, और आपको पता है कि यहां पे सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 90 डिग्री है, तो उसके सामने की साइड भी बड़ी होगी। ठीक है, और हमें पता है ये दोनों साइड का सम कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये दोनों एंगल 90 से बड़े तो हो नहीं सकते। तो यहां पे क्लियर हुआ कि यहां पर ये हाइपोटेन्यूस ही होगा।
हाइपोटेन्यूज ही होगा ये वाली साइड। जो AC साइड है ये तो कोई भी एंगल हो, एंगल A हो या एंगल C हो, दोनों के लिए ये फिक्स होगा, चेंज नहीं होगा, ये हाइपोटेन्यूज ही होगा। तो हमें याद रखना है 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज ही मिलेगा हमें। अब बात आती है कि परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा। अब इससे समझ लेते हैं। तो परपेंडिकुलर, तो याद रखना परपेंडिकुलर कब डिसाइड करना है, जिस एंगल के बारे में बात की जा रही है, जिस एंगल को आपको निकालना है उसके सामने की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। हमने क्या बताया कि 90 डिग्री के सामने जो होगा उसे हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे, और जिस एंगल को हमें फाइंड करना है, जिस एंगल को हमें निकालना है उसके सामने की जो साइड होगी उसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे। और हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर डिसाइड हो गया, और जो साइड बच जाएगी वो हमारी बेस हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? हमारी बेस। और आप जानते हैं कि अगर एंगल ए को अगर बनाया जाए तो एंगल ए को बनाने में हमें दो साइड का यूज करना पड़ता है। कौन सी दो साइड है? एक साइड हो गई यहाँ पे ए बी और दूसरी साइड हो गई यहाँ पे ए सी। इन दो साइड को जब मिलाया जाएगा तभी यहाँ पर एंगल ए बनेगा। तो दो साइड का जब यूज किया जाएगा तो यहाँ पे एक हाइपोटेन्यूज आएगी और दूसरा बेस हो जाएगी। बच जाती कौन सी साइड? परपेंडिकुलर। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं इसे। क्लियर हुआ? तो आपको ये ध्यान रखना है, इतने सब में आप ना पढ़ें, सिर्फ इतना ध्यान रखें कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी उसे हाइपोटेन्यूज कहेंगे, और जिस एंगल को फाइंड किया जा रहा है, जिस एंगल को निकाला जा रहा है उसके सामने की जो साइड होगी उसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे, और जो बच जाएगा वो क्या होगा? बेस। एंगल ए की रिस्पेक्ट पर परपेंडिकुलर हो गया BC, और बेस हो गया हमारे पास AB, और AC हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अगर अब बात एंगल ए की ना की जाए, एंगल C की जाए, तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा फिक्स। तो हमने अभी वही बात आपसे किया कि जिस एंगल को फाइंड किया जाएगा उसके सामने की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। बस आपको ये ध्यान रखना है। जिस एंगल, अभी मुझे एंगल C को फाइंड करना है, तो एंगल C को अगर मुझे फाइंड करना है तो मेरे लिए साइड ये वाली परपेंडिकुलर होगी, और जो साइड बच जाएगी ये बेस हो जाएगा। अभी आपको एंगल C फाइंड करना था तो इसके सामने साइड ये परपेंडिकुलर हो रही थी और ये बेस हो रहा है। अब मुझे अभी एंगल C फाइंड करना है तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। एंगल A के रिस्पेक्ट पर, एंगल A के रिस्पेक्ट पर परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास? BC था, और बेस हमारे पास क्या था? AB। एंगल A की रिस्पेक्ट पर परपेंडिकुलर BC था, इसके सामने की साइड, और बेस AB था। एंगल C की रिस्पेक्ट पर परपेंडिकुलर, देख रहे हैं आप, एंगल C की रिस्पेक्ट परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? AB है, और बेस क्या है हमारे पास? BC है। जस्ट इसका अपोजिट देख लीजिए आप। ठीक है। तो ये ही हमें समझना है, इसी का हमें यहां यूज करना है। इसलिए मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर करा दिया कि किसकी रिस्पेक्ट पर परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे दो ही एक्यूट एंगल है, और ये हमें यहाँ से इन्हीं का यूज़ कर एक्यूट एंगल और साइड के बिटवीन में हमें रिलेशन को डेवलप करना है। ठीक है ना। और यहाँ से हमें रेशियोज फाइंड करना सीखना है। क्लियर हुआ? तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एंगल ए की रिस्पेक्ट परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या, एंगल सी की रिस्पेक्ट परपेंडिकुलर क्या और बेस क्या। क्लियर हुआ? चलिए अब हम समझ लें अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। पहला साइन ऑफ एंगल ए, बी सी, ये 90 डिग्री। और आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ओनली दोनों एक्यूट एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्यूट एंगल और ये साइड के बिटवीन में हम रिलेशन देखेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है एक्यूट एंगल और साइड के बिटवीन में ही रिलेशन को बताता है। किसमें बताता है? एक्यूट एंगल और साइड के बिटवीन में ही रिलेशन को बताता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इस एंगल की। अब यहां एक चीज समझ लीजिए, इस एंगल को ए से भी शो किया जाता है। अगर यहां पे थीटा हो, अल्फा हो, बीटा हो, फाई हो, कुछ भी यहां से यूज कर सकते हैं थीटा की जगह। यहां पे आप एंगल को ए से भी शो कर सकते हैं, मतलब इस एंगल के नाम से। अगर मुझे एंगल से शो नहीं करना है तो मुझे यहां पे थीटा भी बोल सकता हूं।
अगर थीटा की बात की जाएगी तब भी ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब जिस एंगल की, मतलब एंगल ए जरूरी नहीं है कि मैं से एंगल ए ही बोलूं, इससे मैं बोल सकता हूं थीटा भी बोल सकता हूं, अल्फा भी बोल सकता हूं, बीटा भी बोल सकता हूं और फाई भी बोल सकता हूं, कुछ भी यहां पे यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। ये साइन का यहां पे यूज किया जा सकता है, क्लियर हुआ। ऐसे यहां पे भी फाई, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा कुछ भी आप यहां पे यूज कर सकते हैं, ये एंगल को बताते हैं, ये साइन एंगल को बताने के लिए यूज किया जाता है, नहीं तो वही आपका एंगल 30, 45, 60, 90 और आगे के भी एंगल हो सकते हैं। तो या तो इन एंगल का यूज करके या तो इन साइन का यूज करके हम कोई भी एंगल को बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पे हम समझ ले जरा नहीं। चलिए तो हमारे पास बात की जा रही है, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो है वो है साइन। इसे क्या पढ़ा जाता है, साइन ऑफ एंगल ए, और इसे शॉर्ट में लिखा जाता है साइन ए। साइन ए का मतलब यहां पर ये नहीं है कि साइन ए का मतलब यहां पर साइन इंटू ए नहीं होता। साइन ए का मतलब यहां पर साइन ए का जो मीन्स होता है वो साइन इंटू ए नहीं होता। अगर यहां से ये ए हट गया, ये एंगल ए हट गया, तो इस साइन की यहां पर कोई वैल्यू नहीं होगी, क्लियर हुआ। साइन अकेले को कभी नहीं लिखा जाता, अगर साइन के यहां लिखा जा रहा है तो कोई ना कोई एंगल का जरूर यूज किया जाएगा, जैसे कि हमने बताया अल्फा, बीटा, गामा, थीटा या एंगल ए या एंगल सी, कोई भी आपको यहां पर एंगल का यूज यहां करके बताना ही होगा, तभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा, यहां क्या समझा कि साइन ए को साइन इंटू ए नहीं लिखा जाता और साइन अकेले को नहीं लिखा जा सकता, इसके साथ कोई ना कोई एंगल को लिखा जरूर जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमने यहां देखा कि साइन ऑफ एंगल ए को शॉर्ट फॉर्म में साइन ए लिखा जाता है, यहां पर ए एंगल है, ठीक है ना, और ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये रेशो जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रेशो जो है और ये एंगल हमें यहाँ पर, मतलब ये रेशो और एंगल के बिटवीन में रिलेशन हमें यहाँ पे ये साइन बताता है, मतलब ये साइन ए ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को बताता है। यहाँ पे साइन ही, यहाँ पे साइन ही हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को बताता है। तो यहाँ पर साइन ए, जब भी साइन की बात की जाएगी, जब भी साइन की बात की जाएगी, मतलब वहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का ही यूज़ किया जाएगा, ठीक है। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए, जिसे शॉर्ट में लिखा जाता है कॉस ए, ठीक है। और कॉस ए का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का जो रेशो है वो हमें कॉस ए को बताता है, और कॉस ए मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब कॉस ए। जब भी कॉस ए की, अगर कॉस की बात की जाएगी, हमें वहाँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ही बताना है। जब कभी भी साइन ए की बात की जाएगी, मतलब यहाँ पे जो एंगल ये चेंज हो सकता है, ठीक है, ये एंगल ए की जगह बी हो सकता है, थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन साइन अगर आ गया तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ही आएगा, कॉस आ गया तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ही आएगा, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब एंगल ए की रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा, हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है, अभी वहाँ पे हम आपको बताएंगे। थर्ड रेशो होता है टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है टेन ए। टेन ए का जो रेशो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है।
और इन तीनों रेशों की हेल्प से हम अगले 3 रेशो फाइंड कर सकते हैं। वो जस्ट इसके रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल और टेन का रेसिप्रोकल। ठीक है, वो कैसे होते हैं वो अभी आप देखेंगे। पहले इसे आप अच्छे समझ लेते हैं। जैसे कि हमने बात की कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो है वो 6 होते हैं, जिसमें पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो है साइन ऑफ एंगल ए, जिसे शॉर्ट में साइन ए कहा जाता है। ठीक है, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होता है, ये कभी चेंज नहीं होता, ये फिक्स है। अगर कॉस ए की बात की जाएगी तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही होगा, ये फिक्स है। अगर टेन की बात की जाएगी तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होगा, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होता। क्लियर है? और यहां पे ये जो साइड है और ये एंगल है, इनके बिटवीन में हम रिलेशन देख रहे हैं, और ये रिलेशन ही ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बताता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है हमें एक्यूट एंगल और साइड के बिटवीन में रिलेशन को बताता है, रिलेशन को डेवलप करना बताता है, रिलेशन को डेवलप करता है। ठीक है, चलिए अब बाकी के समझते हैं। तो पहले एक काम कर लेते हैं, इससे भी हम आगे क्लियर कर लेते हैं कि एंगल ए की रिस्पेक्ट पर परपेंडिकुलर क्या होगा, एक एंगल ए की रिस्पेक्ट पर हाइपोटेन्यूज क्या होगा, एंगल ए की रिस्पेक्ट पर बेस क्या होगा, एंगल ए की रिस्पेक्ट पर हाइपोटेन्यूज, एंगल ए की रिस्पेक्ट पर बेस और परपेंडिकुलर बेस क्या होगा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो एंगल ए की रिस्पेक्ट पर परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल ए की बात की जा रही थी, इस एंगल ए के लिए ये हाइपोटेन्यूज होगा, सॉरी ये परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होता है, और जो बच जाएगा ये क्या होगा, बेस होगा। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा BC और हाइपोटेन्यूज है वो हो जाएगा हमारे पास AC। बेस हमारे पास हो जाएगा AB और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारे पास AC। परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास BC और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारे पास, सॉरी बेस हो जाएगा हमारे पास AB। ठीक है, अब इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की हेल्प से अगले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कैसे फाइंड करते हैं अब वो समझ लेते हैं। इतना आपको मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी लाइन, कोई भी स्टेप में अगर कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप अपनी प्रॉब्लम, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कोसिकेंड ऑफ एंगल ए, जिसे शॉर्ट में लिखते हैं कॉसेक। इसे क्या लिखा जाता है, कॉसेक। 5th नंबर का है सीकेंड ऑफ एंगल ए, इसे लिखा जाता है सेक ए। अगला है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, जिसे लिखा जाता है शॉर्ट में कॉट ए। ये अगले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं जो जिसे हमने बताया जस्ट इनके रेसिप्रोकल होता है, जैसे साइन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, ये से P/H लिखा जा रहा है तो इसका H अपॉन हमें P लिखेंगे। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, H/B, ये B/H है तो इसे H/B लिखा जाता है। टेन का रेसिप्रोकल कौन है, कॉट है। टेन का जो रेसिप्रोकल वो क्या बनता है, कॉट। P/B का B/P होगा। ठीक है, और अगर इसे आपको समझने में प्रॉब्लम जाती है तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी हम तैयार करके बता देंगे, जिसे आप याद कर इन्हें आसानी से इजी वे में आप निकाल सकते हैं और याद रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब इसे भी अपोजिट कर दें ऐसा, तो यह हो जाएगा AC अपॉन पे BC, ये हो जाएगा AC अपॉन पे AB, ये हो जाएगा AB अपॉन पर BC। ठीक है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं और जो कि आपने यहाँ पे नोट करके यहाँ पे देख चुका है। ठीक है, अब इन्हें शॉर्ट में कैसे याद रखा जाए इसे समझ लेते हैं। तो शॉर्ट में याद रखने का तरीका है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले।
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। मीन्स समझिए, P अपॉन H ये होता है साइन, B अपॉन H ये होता है कॉस, P अपॉन B ये होता है टेन। ठीक है, मतलब P अपॉन H को हम साइन कहते हैं, B अपॉन H को हम कॉस कहते हैं, P अपॉन B को हम टेन कहते हैं। देख लीजिए, B अपॉन H को हम क्या कह रहे हैं, साइन, तो ये साइन आ गया। B अपॉन H को हम क्या कहते हैं, कॉस, और P अपॉन B को क्या बोलते हैं हम, टेन। और इसका जस्ट उल्टा कॉसेक, सेक और कॉट, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, H अपॉन P, H अपॉन B और B अपॉन P। देख लीजिए, H अपॉन P कॉसेक, H अपॉन B सेक और B अपॉन P कॉट। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इस शॉर्ट फॉर्म का यूज कर आप इन 6 ट्रिग्नोमेट्री को रेशोस को आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। क्लियर हुआ। अगर जब कभी भी आप क्वेश्चन करने बैठें तो इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए और अपने हिसाब से इसे सेट करके बना सकते हैं। और अपने अगर ये ऐसा नहीं बनाना है तो अपने तरीके से कोई भी आप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं जिससे आप इजी से आसानी से इसे लर्न कर सकें। और स्टूडेंट, फर्स्ट टाइम आप ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने जा रहे हैं तो इसे पढ़ने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आपको आएगी, लेकिन आप लोग लगातार इनकी प्रैक्टिस करते रहिए तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे दूर होते जाएगी। क्लियर है, आपको डरना नहीं है। ये बात तो सही है कि ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप में ये इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। ठीक है, मतलब वैसे वैसे आप इसे बहुत अच्छे से सीखते चले जाएंगे। और अगर एक बार आपने सीख लिया तो ये चैप्टर आपका फेवरेट चैप्टर बन जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज करने से पहले बस इतना करना है कि इनके फॉर्मूले और इन रेशोस को पहले आपको याद रखना है। मतलब आपको डेली की डेली इसे कॉपी में आपको लिख लिख कर आपको उसकी प्रैक्टिस करना है, आपको लर्न करना है। उसके बाद ही आप एक्सरसाइज करिएगा। और अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज करने बैठते हैं तो आपको इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आएगी, आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको बहुत प्रॉब्लम जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आपके फेवरेट बन जाए, ये अच्छे आपको समझ में जाए, तो जैसा हम कह रहे हैं वैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को इस वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है। अगर नहीं आती तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखिए, तो आपको परफेक्ट वे में क्लियर हो जाएगा कि क्या परपेंडिकुलर, क्या बेस, क्या हाइपोटेनस होता है, किस रेशो को क्या कहा जाता है, साइन का रेशो क्या होता है, कॉस का रेशो क्या होता है, टेन का रेशो क्या होता है। ठीक है, इस शॉर्ट फॉर्म को 2-3 बार लिखिए, अपने हिसाब से इसको सेट करिए। ठीक है, और साइन को उल्टा कॉसेक होता है, कॉस को उल्टा सेक होता है, टेन को उल्टा कॉट होता है, ये बनाइए, इन्हें लर्न करिए। और कुछ आइडेंटिटी, कुछ फॉर्मूले को मैं लिखाने वाला हूँ, उसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये अगर आपको लर्न हो गए तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपको ये चीज़ लर्न नहीं हुई तो आप ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको ये क्वेश्चंस जो होंगे, ये आपके ये टॉपिक, ये मतलब ये चैप्टर ही आपको टफ लगने लगेगा। अगर आप चाहते हैं ये चैप्टर आपको इजी लगे तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी ही होगी। ठीक है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे और वैसे वैसे आपको इम्प्रूव होते जाएगा तो आपका ये चैप्टर बहुत खासा अच्छा तैयार हो जाएगा। और आपका इस पूरी बुक में आप देखेंगे कि यही चैप्टर आपका बेस्ट सब्जेक्ट मतलब चैप्टर बनेगा। और ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आप 11 फिर 12 फिर इंजीनियरिंग फील्ड में आप इसे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आपको डरना नहीं है, आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है और आपको प्रैक्टिस धीरे धीरे करते चलना है। नहीं आएगा समझ में, एक बार नहीं, दूसरी बार ट्राई करें, तीसरी बार ट्राई करें, वो बिल्कुल आपको एक 2 बार आपको ये अच्छे से जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको इंप्रूवमेंट आपको मिलती जाएगी। ठीक है, बस आप पहले इनके फॉर्मूले लर्न करें, इन्हें बार बार कॉपी में नोट करते जाएं, लिखते जाएं। क्वेश्चन करने से पहले आप 1 बार 2 बार 3 बार इन्हें कॉपी में नोट कर लें, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस करें। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हमने यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशोस देख लिया है। अब कुछ आइडेंटिटी को देख लेते हैं, कुछ फॉर्मूलेस को हम देख लेते हैं, फिर
हम इसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले आता है साइन थीटा। अब मैं एंगल ए की जगह थीटा का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपने देखा कि इसे फुल फॉर्म में क्या पढ़ा जाता है, साइन ऑफ एंगल ए, शॉर्ट में बोला जाता है साइन ए, ठीक है ना। तो कोसाइन ऑफ एंगल ए, शॉर्ट में पढ़ा जाता है कॉस ए। तो आपको इन्हीं को ध्यान पे रखना है, इन्हीं शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसे भी बताया इसलिए गया है आपको कि कभी मान लीजिए क्वेश्चन में अगर ये पूरा इतना बड़े में आ गया, इसके बड़े फॉर्म में आ गया, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि टेंजेंट को क्या कहा जाता है, कोसेक को क्या कहा जाता है, सेक को क्या कहा जाता है, कॉट को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। इसलिए हम आपको पूरे फॉर्म में इसको बता दिए, शॉर्ट फॉर्म में भी बता दिया है आपको, जिससे आपको याद रखने में आसानी जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ आइडेंटिटी, कुछ फॉर्मूले को देख लेते हैं जिसमें हम टेन थीटा का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है, साइन थीटा का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो साइन थीटा मीन्स आप जानते हैं कि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। आपको ये बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखना है कि अगर साइन की बात की गई है तो वहाँ 100% P/H ही आएगा। कॉस की बात की गई है वहाँ B/H ही आएगा। अगर टेन की बात की गई है वहाँ P/B ही आएगा, ठीक है ना। उसके वजह से अपोजिट यहाँ पे कॉसेक, सेक और कॉट का यूज़ किया गया है, फिर ऐसे ही, ठीक है। तो चलिए साइन थीटा मतलब क्या होता है, P/H। क्या होता है, P/H। अगर साइन को यहाँ से अगर इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो ये हो जाएगा H/P। अगर साइन को पलटा दिया जाए तो ये H के अपॉन में आ जाएगा। या मैं ये कहूँ कि H/P का अगर रेसिप्रोकल किया जाए तो ये P/H हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P/H हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/H/P मतलब क्या, H/P मतलब क्या, देखिए H/P कहाँ है, H/P मतलब क्या होता है, H/P मतलब होता है कॉसेक, और यहाँ पे थीटा का यूज़ किया गया है तो अभी यहाँ आएगा कॉसेक थीटा। ये पहला फॉर्मूला आपका आ गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/कोसेक थीटा होता है। जैसे कि हमने ये भी आपको डिस्कस किया था कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। देख लीजिए, साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, हुआ ना यहाँ पे। और कैसे फाइंड किया, हमने पहले देखा कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/H होता है। P का यहाँ रेसिप्रोकल करके आप अपॉन में ला दिया तो यहाँ पे आ गया 1/H/P। या मैं ये कह सकता हूँ कि H/P का जब रेसिप्रोकल किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये P/H हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1। फिर हमने देखा कि H/P जो रेशो है वह किसका रेशो होता है, कॉसेक का। तो हमने यहाँ पे कॉसेक लिखा। अगर यहाँ पे थीटा यूज़ किया गया तो यहाँ पे थीटा ही यूज़ करना है आपको। ये पहला फॉर्मूला, ठीक। ऐसे ही सेकेंड नंबर का यूज़ किया जाए कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या होता है, चेक करिए। ये कॉसेक थीटा है, H/P होता है, H/P। इसमें H का रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो ये हो जाएगा P/H। तो H कहाँ चल जाएगा, P के अपॉन पर, और P/H का रेसिप्रोकल किया जाएगा तो H/P बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/P/H का मतलब क्या होता है, P/H का मतलब क्या होता है, साइन थीटा। तो इससे हमें यह समझ में आया कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। देखिए, साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो यहां से मैंने दो फॉर्मूले को आपको निकाल के बता दिया है। अब मैं बाकी 4 को डायरेक्ट करके बता रहा हूं, लेकिन आप लोगों को डायरेक्ट नहीं करना है। कॉपी में आपको खुद को निकाल कर पहले नोट करना है, ठीक है। आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप पहले खुद से ट्राई करके इन फॉर्मूले को निकालेंगे, ठीक है ना, जैसे मैंने इन 2 फॉर्मूले को यहाँ पे निकाला है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अगला निकालता हूँ मैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा। फोर्थ में होता है सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कॉस थीटा। फिफ्थ में होता है टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कॉट थीटा। और सिक्स में कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। क्या होता है, 1/tan थीटा। तो आपने देख लिए कि हमारे पास ये 6 फॉर्मूलेस फाइंड होगा यहाँ से। अब
यहां से अगले समझिए, अगले फॉर्मूला कैसे फाइंड करना है हमें। यहां पे अगर इस कॉसेक थीटा का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो हमारे पास क्या मिलेगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अगर चाहे इसे प्रूव भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। कैसे, देखिए साइन थीटा का साइन थीटा, कॉसेक थीटा मीन्स क्या होता है, कॉसेक थीटा मीन्स क्या होता है, देख लीजिए कॉसेक थीटा मीन्स क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो इस कॉसेक थीटा की जगह रख दीजिए 1 अपॉन साइन थीटा। तो आप देखेंगे साइन से साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल, कितना बचा 1, तो देख लीजिए 1 आ गया। इसका मीन्स कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। ठीक है ना। अब इसी टाइप में देखना है आपको, अगर सेक थीटा का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो यहां हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब यहां पे कॉट थीटा का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो थर्ड नंबर का जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1। तो ये 3 फॉर्मूले और हमारे पास निकल के आ गए। ठीक है। अब बात करते हैं अगले फॉर्मूले की। चलिए, तो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा होगा, अगर कोई फॉर्मूले में कोई भी स्टेप में अगर कोई भी डाउट जाएगी स्टूडेंट, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है। और कमेंट्स कर अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए अगले फॉर्मूला हम चेक करते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है। तो साइन थीटा मीन्स क्या होता है, पी अपॉन एच, और कॉस थीटा मीन्स क्या होता है, बी अपॉन एच। ठीक, इस सॉल्व किया जाता है पी अपॉन एच का, पी अपॉन एच जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया जाता है तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। बी अपॉन एच का क्या बन जाएगा, एच अपॉन बी। तो एच से एच क्या हो जाएगा, कैंसिल, हमारे पास बचेगा पी अपॉन बी। देखिए हमने क्या किया, साइन थीटा का मीन्स हमने लिखा पी अपॉन एच, कॉस थीटा का मीन्स लिखा हमने बी अपॉन एच। पी अपॉन एच वैसे का वैसा, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया जाता है तो इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। बी अपॉन एच का एच अपॉन क्या हो जाएगा, बी। तो एच से एच क्या हो गया, कैंसिल, हमारे पास बचा बी अपॉन पी, सॉरी पी अपॉन बी। और पी अपॉन बी देख लीजिए, पी अपॉन बी क्या होता है, 10। इसका मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा। ठीक। अब सेकंड देख लीजिए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है। तो कॉस थीटा मीन्स क्या होता है, बी अपॉन एच, और साइन थीटा मीन्स क्या होता है, पी अपॉन एच। बी अपॉन एच का बी अपॉन एच नोट कर दीजिए। डिवाइड को इनटू में जब चेंज करेंगे इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो एच अपॉन हो जाएगा पी। एच से एच कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी। और बी अपॉन पी क्या होता है, कॉट थीटा। इसका मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होता है। ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो इन सब फॉर्मूलों को आप एक अलग पन्ने में, अलग कॉपी में, मतलब ऐसा नोट करके आप रख लीजिए। मतलब इस एक्सरसाइज को जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं उसके फ्रंट पेज में पहले इन सभी फॉर्मूलों को आप नोट करके रख लीजिए, और जगह भी आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसके आगे वाले एक्सरसाइज में कुछ और फॉर्मूले आएंगे, आप उसको भी नोट कर सकें। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप हर दिन इन फॉर्मूलों को बार बार देखते जाएं, और जितनी बार आप देखते जाएंगे उतनी अच्छे से ये फॉर्मूले आपको लर्न होते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 8.1 एक्सरसाइज। उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर उसका एक्सरसाइज चालू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।